स्टार्टिंग ऑफ विद आयोडोमेट्री, ठीक है, ये थर्ड काइंड ऑफ टाइट्रेशन है हमारे पास। हमें एक टाइट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से आती है, एसिड बेस वाली, ठीक है। P5 में वो ज्यादा टेस्ट भी नहीं की जाती है क्योंकि उनको पता है, बच्चों को पहले से ही आती है एसिड बेस वाली टाइट्रेशन। हम कुछ एक दो सवाल फिर भी देखेंगे जब हमें फॉर एग्जाम्पल लीनियर लॉ के सवाल देख रहे करने होंगे, तो वो हम देखेंगे। ऐसी बात नहीं है, एसिड बेस बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करवाऊंगा, लेकिन टिपिकली स्पीकिंग हमें इसकी कोई खास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज बच्चों को ऑलरेडी पहले से आता है। वो हमने वैसी प्रैक्टिस कर ली जो हमें पता नहीं होती रिडॉक्स टाइट्रेशन की। बेसिकली चैप्टर वही है, स्टोइकियोमेट्री, बस अब टाइट्रेशन, बेसिकली टाइट्रेशन का कंटेंट अलग है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ वही है। सॉल्यूशन कैसे बनाना है, फिर उसका पोर्शन कैसे निकालना है, फिर उसकी टाइट्रेशन कैसे करनी है, बस फर्क ये है कि एंड पॉइंट कैसे आ रहा है, क्या कलर चेंज हो रहा है, क्या चीज टाइट्रेंट है, क्या चीज सॉल्यूशन में, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। दैट्स द ओनली चेंज। विद रिगार्ड्स टू द कैलकुलेशन देयर इज नो चेंज, सिर्फ कैलकुलेशन आपकी सेम है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। तो हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन देख ली थी। आज हमें क्या पढ़नी है, आज हमें अपनी थर्ड काइंड ऑफ टाइट्रेशन पढ़नी है, विच इज नोन एज आयोडोमेट्री, ठीक है। आपको जो मैंने वीडियो भेजी थी उसमें आयोडाइमेट्री भी थी, यानी आयोडी, ठीक है, आयोड एंड देन आयोमेट्री, एंड देन वी आल्सो हैव एन आयोडोमेट्री। हमारे कोर्स में हमें आयोडोमेट्री पढ़नी है, हमें आयोडीमेट्री नहीं पढ़नी है, लेकिन इट्स नॉट, वालेकुम अस्सलाम मनाल, इट्स नॉट कोई खासा डिफरेंस। आयोडोमेट्री में आप जो है वो क्या कहते हैं, यू पुट दी आयोडीन इन द कॉनिकल फ्लास्क। आयोडीमेट्री में आप आयोडीन जो है वो ब्यूरेट में से डाल रहे हो। सो उसमें बस फर्क ये है सॉल्यूशन कौन सा टाइट्रेंट है कौन सा नहीं है, दैट्स ऑल, आयोडी और आयोडो के बीच में। लेकिन हमारे कोर्स में फिर भी हमारे पास आयोडो ही है। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन? थ्री टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन नहीं है, एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, ठीक है, फिर हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन कर ली है, एंड देन यू हैव गॉट क्या कहते हैं दिस आयोडोमेट्री जो हम आज कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर डूइंग द लास्ट फाइनल टाइट्रेशन, फाइनल काइंड ऑफ टाइट्रेशन, फाइनल काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन टाइट्रेशन, दैट इज आयोडोमेट्री। अच्छा, आयोडोमेट्री किस चीज में इस्तेमाल होती है? इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजिंग आयोडीन एज द इंटरमीडिएट, ठीक है। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखोगे तो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन ओवर हियर, इसके साथ साथ समझते हैं इस क्वेश्चन, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। अ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद अ सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट CuSO4.xH2O and is asked to determine the value of X. The student dissolved a sample of the hydrated copper 2 sulfate in water. उसने 25 cm क्यूब जो है वो डिसॉल्व किया एंड एड इट टू एन एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड टू मेक अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 250 cm क्यूब सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो CuSO4 का 25 cm क्यूब का सैंपल लेता है, ठीक है, और वो पोटेशियम आयोडाइड में डाल देता है ताकि टोटल वॉल्यूम हमारा 250 cm क्यूब हो जाए, राइट। सो इफ यू कैन सी हो क्या रहा है, द कॉपर सल्फेट इज रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड टू प्रोड्यूस दिस दिस एंड दिस, ठीक है। इसमें ये चीज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो भी रिएक्शंस जो आपको आयोडीन रिलीज करके दे रही है, उनकी भी हम कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो, हाउ डू वी नो, मुर्तजा मैंने खुद से लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का देख लोगे, डी पार्ट है ये एएस का सवाल है, जस्ट टू रिवाइज दिस थिंग, आप एएस में कर चुके तो मैंने उठा के लिखा हुआ है। सो आई हैव टोल्ड यू दैट 25 cm क्यूब का सैंपल था ये कॉपर 2 सल्फेट का, और वो आपने इसमें डाला है इन द पोटेशियम आयोडाइड टू मेक अ 250 cm क्यूब का सॉल्यूशन। जब आपने डाला तो ये रिएक्शन होगी, आपके पास आयोडीन आ गई, आपके पास रिलीज हो गई है, ठीक है। The amount of iodine produced during this reaction is found by titrating a sample of this solution with sodium thiosulfate, ठीक है। तो जो भी ऐसे रिएक्शन होते हैं जो आयोडीन रिलीज करते हैं, then you can work out the concentration या the moles of that iodine by titrating with sodium thiosulfate, ठीक है। So 25 cm cube of the iodine containing solution requires 20 cm cube or 0.1 mole per dm cube sodium thiosulfate solution, ठीक है। वो आपने सोडियम थायोसल्फेट रिएक्शन किया, आपको सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम से आप निकाल सकते हो मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, उसकी मदद से तुम मोल्स ऑफ आयोडीन निकाल सकते हो, फिर तुम आयोडीन की मोल्स की मदद से तुम CuSO4 के मोल्स निकाल सकते हो, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी बैक ट्रैक वर्किंग, जैसे हम करते आए हैं। मुझे इसके मोल्स पता चल गए तो मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ, इसके मोल्स पता चल गए तो मैं यहाँ पे इसके मोल्स निकाल सकता हूँ, सो ठीक है। जो भी मेरा क्वेश्चन होगा वो हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड द लिटिल बिट मोर डिटेल्स ऑफ ये करा कैसे जाता है, ठीक है। तो मजीद क्या बात लिखी हुई है, फर्स्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिएक्टेड विद आयोडाइड सॉल्ट यूजुअली पोटेशियम आयोडाइड, तो जैसे इसमें देख रहे हो कॉपर सल्फेट को रिएक्ट किया है विद पोटेशियम आयोडाइड टू रिलीज आयोडीन I2, ठीक है, वो आपने रिलीज कर दी। फिर द रिजल्टिंग I2 इज टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, ताकि आपको सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स पता हो, उसकी मदद से आप आयोडीन के मोल्स निकाल सको, एंड आयोडीन के मोल से फिर आप अपने इनिशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी मोल्स निकाल सको, ठीक है। द मोल्स ऑफ I2 रिएक्टेड एंड हेंस द मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन देन फाउंड आउट, तो जैसे हम देख चुके हैं। अच्छा, अब इसको करा कैसे जाता है? हमारे कोर्स में आयोडोमेट्री है। आयोडोमेट्री में क्या होगा, जैसे आप देख रहे हो उन्होंने रिएक्शन किया, 250 cm क्यूब का सॉल्यूशन बना दिया ये रिएक्शन करते करते, ठीक है।
250 सीएम क्यूब में से उन्होंने 25 सीएम क्यूब का पोर्शन लिया है ऑफ दिस पूरा जो ये भी रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन जो भी होने के बाद जो भी बचा हुआ था उसका 25 सीएम क्यूब का पोर्शन लिया है और वो डाल दिया कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। ब्यूरेट में दे हैव फिल्ड अप दिस सोडियम थायोसल्फेट। तो आपका जो सोडियम थायोसल्फेट है वो यहाँ पे इस ब्यूरेट में, सो लेट्स मार्क दिस ओवर हियर, आपका सोडियम थायोसल्फेट इज ओवर हियर, दिस इज योर सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। अच्छा, अब ये टाइट्रेशन कैसे की जाती है? आयोडीन है, यूर पुटिंग इन सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। जब आप सोडियम थायोसल्फेट डालोगे इसके अंदर, यू नो I2 इनिशियली इज ब्राउन। जब आपका आयोडीन एक्वियस में होता है ना, व्हेन इट्स आयोडीन, व्हेन इट्स इन एक्वियस स्टेट, इट इज ब्राउन इन कलर, ठीक है। जब आप सोडियम थायोसल्फेट डाल रहे तो क्या होगा? आयोडीन अपना कलर लूज करना शुरू होगा, बिकॉज द सोडियम थायोसल्फेट इज रिमूविंग द आयोडीन फ्रॉम इट द सॉल्यूशन एंड फॉर्मिंग आयोडाइड आयंस, ठीक है। तो आयोडीन का जो ब्राउन कलर है वो फेड करना शुरू होगा, ठीक है। आपने तब तक डालना है सोडियम थायोसल्फेट जब तक आपको इसका पेल येलो कलर ना मिल जाए, जो आपने अंकल ने आपको दिखाया भी होगा। He showed you that you get a very 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 faint yellow pale color, ठीक है। उसके बाद अंकल ने क्या किया था? उसके बाद अंकल ने 2 to 3 ड्रॉप्स डाले थे स्टार्च के, एंड वी ऑल नो व्हेन स्टार्च इज पुट इन आयोडीन इट गिव्स अ वेरी डार्क ब्लू काइंड ऑफ कलर, ठीक है। तो जब आपका ये पेल येलो हो जाए, हम थोड़ा सा स्टार्च डालते हैं। The reason for adding starch is because pale yellow जब ट्रांसपेरेंट होगा तो पता नहीं चलेगा। पेल येलो, अब मैं तुम लोगों को बोलूं ऑफ व्हाइट और व्हाइट के बीच में डिफरेंस बताओ, तो बहुत सारे लोगों को ऑफ व्हाइट और व्हाइट के बीच में डिफरेंस बताने में बहुत मुश्किल होती है। इट्स अ वेरी वेरी, इट्स नॉट अ शार्प थिंग, बहुत ही सटल सा डिफरेंस होता है, ठीक है। सटल सा तो नहीं होता खैर, लेकिन इट्स स्टिल कंपैरेटिवली वेरी हार्ड टू डिड्यूस फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में तो साफ साफ पता चलेगा ना कलर डिफरेंस, लेकिन व्हाइट और ऑफ व्हाइट में पता नहीं चलेगा। सो द सेम रीजन, जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो हम पेल येलो हो जाने के बाद स्टार्च क्यों डालते हैं? ताकि सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर पेल येलो कलरलेस हो गया तो फिर तो हमें पता ही चलेगा एग्जैक्टली कलरलेस कब हुआ था। हमने ब्लू इसलिए डाल दिया ताकि जब हमारा ब्लू डीकलराइज होके बिल्कुल कलरलेस हो तो हमें फौरन उसी वक्त बिल्कुल अपैरेंट पता चल जाए, ठीक है, मेरी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। सो द रीजन फॉर एडिंग स्टार्च इज इट्स प्रोड्यूसिंग सच अ डीप ब्लू कलर कि जब आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट होगी और ब्लू से जब कलरलेस होगा तो आप फॉर श्योरिटी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, मेरी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। पेल येलो से कलरलेस जाने में आपको नजर नहीं आएगा। So that is the reason why you're using starch indicator in this reaction. Is this thing clear? Why we're using starch? और ये पूछा जाता है आपसे कि स्टार्च को इस्तेमाल कर रहे हैं, so that the color change is very very apparent, so that you can see that when was my titration completed. Pale yellow to colorless not very apparent, blue to colorless very very apparent, ठीक है। Why not add starch in the start? Starch हम start में क्यों नहीं डाल रहे? That because the thing is कि जब आपका आयोडीन बहुत ज्यादा होता है ना तो फिर स्टार्च इतना कोई खास कलर नहीं देता है, ठीक है। When your iodine in the sample is going to be too much ना, तो स्टार्च कलर नहीं देगा। और वैसे भी 2 to 3 ड्रॉप स्टार्च हम डालते हैं, ज्यादा स्टार्च इस्तेमाल नहीं करते। सो हम बहुत इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करने के बाद फिर स्टार्च डाल रहे हैं ताकि कलर फौरन से आ जाए, ठीक है। वरना कलर नहीं आएगा शुरू में अगर आयोडीन बहुत ज्यादा होगा तो हमारे पास, ठीक है। Starch is added when you get a very very pale yellow color. जब ये सॉल्यूशन ब्राउन से बिल्कुल पेल येलो हो जाए ना तब हम स्टार्च डालेंगे। मैंने एक वीडियो भेजी है आपके ग्रुप पे, डू मेक श्योर, आयोडोमेट्री वर्सेस आयोडाइमेट्री करके नाम है उस वीडियो का। आयोडोमेट्री वाला पार्ट आप लोग लाजमी देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि अंकल क्या कर रहे हैं और कब क्या चीज डाली जा रही है, ठीक है। व्हेनेवर इट्स गोइंग टू टर्न फ्रॉम ब्राउन टू अ वेरी वेरी पेल येलो तब स्टार्च डालोगे ताकि आपको जब आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो वो अपैरेंट हो जाए, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में कोई खास फर्क नहीं आया है, इट्स द सेम स्टोइकियोमेट्री वाला ही सवाल। सो लेट्स सॉल्व दिस, ठीक है। अच्छा, so 25 cm cube of the iodine containing solution requires 20 cm cube 0.1 mole per dm cube sodium thiosulfate solution. I can work out sodium thiosulfate के moles. मैं ये निकाल सकता हूं the moles of sodium thiosulfate क्या थे। सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स है कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है 0.1 into 20 into 10 to the power -3. What is this working out to be? 2 into 10 to the power -3. Thank you. So we know that the moles of sodium thiosulfate is this. मैं सोडियम थायोसल्फेट की मोल्स की वजह से आयोडीन के मोल्स निकाल सकता हूं। मुझे पता है 2:1 का रेशियो है, तो आयोडीन के मोल्स कितने हो जाएंगे? 2:1। अगर ये 2 है तो वो 1 है, यानी हाफ है। सो यानी 2 into 10 to the power -3 का मुझे हाफ लेना है। दैट मीन्स द मोल्स ऑफ आयोडीन आर 1 into 10 to the power -3 मोल्स अकॉर्डिंग टू
बैलेंस्ड इक्वेशन और कितने में है ये 25 cm क्यूब के सैंपल में, इन 25 cm क्यूब सैंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें कॉपर सल्फेट के मोल्स निकालने हैं, यानी यहाँ पे जो आयोडीन के मोल्स हैं वो यहाँ पे लेके जाने होंगे। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके पास 250 cm क्यूब था एंड नीचे आपके पास 25 cm क्यूब था, तो वी नीड टू कन्वर्ट द मोल्स दैट वी गॉट ओवर हियर इनटू 250 cm क्यूब, क्योंकि हमने 250 का एक छोटा सा पोर्शन लिया है। सो व्हाट डू आई नो 25 cm क्यूब के सैंपल में 1 × 10⁻³ मोल्स थे। मुझे निकालना है 250 cm क्यूब के सैंपल में कितने x मोल्स हैं। यूज यूनिटरी मेथड एंड वर्क आउट हाउ मेनी इन 250। so we are getting that x is working out to be 0.01 or 1 × 10⁻², so it's coming out to be 0.01 moles of iodine in 250 cm cube, right? And now I can use the mole ratio। मुझे ये पता है आयोडीन के 0.01 है, so once again 1:2 का रेशियो है, यानी इसके डबल होंगे CuSO4 के, so that means the moles of CuSO4 is equivalent to 2 × 0.01, it is 0.02 moles, right? Is this clear to everyone? कोई परेशानी इसमें? Any confusions? क्लियर है, आसान था ये सवाल। स्टोइकियोमेट्री का ये एएस का मैंने एक सवाल डाला था कि आपको पहले ये चीज रिवाइज कर लो कि ये क्या था आयोडोमेट्री। अब हम P5 पे चल रहे हैं, लेट्स गो ऑन टू द P5 क्वेश्चंस फॉर आयोडोमेट्री। ओके, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज मुझे रोक के और पूछ जरूर लीजिएगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्वाइट एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग। ठीक है, डोंट बी क्वाइट, पूछ लो, जब मैं रिपीट करता हूं तो आई विल आल्सो रिपीट फॉर यू गाइस। Brass is an alloy of copper and zinc. Typical copper concentrations vary from 50% to 85% depending upon the properties needed in the alloy. There may be small amounts of other metals present as well. A student found a method to determine the percentage of copper in a sample of brass. Percentage of copper निकाल रहा है in a sample of brass. A known mass of brass powder is reacted with excess concentrated nitric acid. Both the copper and the zinc and any other metals present are oxidized into aqueous ions by the nitric acid. The amount of Cu2 plus ions present can be determined by a titration technique. Use a weighing board to accurately weigh by difference approximately 2 grams of brass powder and place the brass into a small glass beaker. In a fume cupboard, add approximately 20 cm cube of concentrated nitric acid to the brass in the beaker. Allow the brass to completely react to form solution A. ठीक है, and for some reason they have approximately 20 cm cube लिखा हुआ है, उसको बहुत बोल्ड पे लिखा हुआ है। For some reason we'll have to see क्यों लिखा हुआ है, बाद में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो सकता है। Allow the brass to completely react to form solution A. The equation for the reaction is shown: Cu solid plus HNO3 from CuNO32 plus 2NO2 plus H2O. Dilute all of solution A to form exactly 250 cm cube of solution B. Place 25 cm cube of solution B into a conical flask. Use a dropping pipette to add aqueous sodium carbonate to solution B in the conical flask until there is no more acid present. ठीक है, तो हम सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं कब तक, जब तक ये एसिड जो इस सॉल्यूशन में था इन सॉल्यूशन B, तब तक ये वो खत्म नहीं जाता। Add approximately 20 cm cube of aqueous potassium iodide to the conical flask. A white precipitate forms as well as brown solution of aqueous iodine. ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें वो KI डालते हैं तो आपको ब्राउन सॉल्यूशन मिलता है आयोडीन का, और एक्वियस आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट भी मिलता है। ठीक है, स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है, देखो अलमा, जब तुमने रिएक्शन किया होगा ना ये वाला, तो अलमा जरूरी तो नहीं है ना कि HNO3 पूरा पूरा खत्म हो गया, राइट? HNO3 पूरा तो पूरा खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ अभी भी बचा हुआ होगा इस रिएक्शन मिक्सचर में। तो वो ये कर रहे हैं अलमा, दे आर पुटिंग Na2CO3 so that they could react out completely the nitric acid, ताकि पीछे अब कोई नाइट्रिक एसिड बचे ना। ठीक है, so they're saying that to finish HNO3, ताकि वो बिल्कुल भी ना बचे आपके पास सॉल्यूशन में, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, fill a burette with 0.1 mole per dm cube sodium thiosulfate solution, so it is ready for the titration in step 8.
carry out titration of the aqueous iodine produced in the conical flask against the 0.1 mol per dm cube Na2H2O3 aqueous. ठीक है, तो ये पूरा स्टेप्स था, इसको हम बार बार रिविजिट करेंगे, बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा. अच्छा, outline how the student should accurately weigh by difference in step 1 in order that the exact mass of brass is transferred into the small beaker is known. Include a results table with appropriate headings ready for the student to fill in. तो they are asking you step 1 में जिसमें आपने 2 grams of brass powder निकाले हैं, they're asking you make us a table, tell us a good method to get this 2 grams of brass powder into the beaker exactly. कैसे करेंगे हम ये? अच्छा देखो, क्रूसिबल नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव अ क्रूसिबल, वी हैव अ मेजरिंग वेइंग बोर्ड. ठीक है, यू हैव अ वेइंग बोर्ड, तो क्रूसिबल की जगह वेइंग बोर्ड बोला जाएगा. ठीक है, और टेस्ट ट्यूब की जगह आपके पास वेइंग बोर्ड है, यू हैव अ वेइंग बोर्ड, तो हमें वेइंग बोर्ड ही इस्तेमाल करना. यूज अ वेइंग बोर्ड टू एक्यूरेटली वे बाय डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 2 grams ऑफ ब्रास पाउडर. जीरो वाला मेथड भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है रानी, वो भी करा जा सकता है. रीवेइंग टू इंश्योर, वेरी गुड हाला. वे बोर्ड क्या होती है? वेइंग बोर्ड मतलब एक कंटेनर टाइप होता है. ठीक है, इट्स अ कंटेनर टाइप ही, मतलब ऐसे वेट मेजर करने के लिए होता है, और कुछ नहीं होगा कोई काम. मास ऑफ weighing board प्लस ब्रास, मास ऑफ ब्रास. यस अल्मा, कुछ ऐसा ही होगा. अच्छा, नाउ वेरी गुड रूमेसा ने बोला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये बहुत सारे बच्चे भूल गए. आपने अपैरेटस भी बताना है, हम सबको पता है कैसे होगा, इसमें से एक मार्क हो सकता है आपको अपैरेटस लिखने के हो. So also mention the apparatus, whatever apparatus is using. बहुत सारे बच्चे apparatus भूल गए. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल करो, लिखो P5 में इसी के मार्क्स हैं. जो भी चीज इस्तेमाल करो, जो भी apparatus इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी टेक्निक कर रहे हो, वो लिखो, उसी के सारे मार्क्स मिलेंगे आपको. ठीक है, आई एम कॉपी पेस्टिंग एन आंसर, लेट्स डिस्कस दिस आंसर, क्योंकि वो लिखने में वरना मुझे बहुत देर लग जाएगी. एंड कुछ बच्चों ने आंसर एग्जैक्टली दिया है, कुछ बच्चों ने जो है थोड़ा सा ऑफ दिया है. यस, वेरी गुड, बट जनरली स्पीकिंग द रिस्पॉन्स वाज गुड, तो दैट्स गुड, हमें ये तो करना आता है. अच्छा, so this is the answer. The student should first measure the mass of the weighing board plus brass, and after transferring should measure the mass of the weighing board again. ठीक है, this should be done using an electronic balance and both masses be subtracted to guess mass of brass. ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या क्या बातें लिखी है. सबसे पहले तो इस बच्चे के पास weighing board प्लस ब्रास का मास होना चाहिए. जो ये 2 ग्राम निकालना चाह रहा है, weighing board रखे अपने स्केल पे, 0 कर दे उसको, और फिर ब्रास डाल दे. अगर 0 नहीं भी करता तो weighing board रखे. ठीक है, अब उसका मास जो भी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम आ रहा है, उसने उसमें ब्रास डालना है, इतना डालना है कि 52 ग्राम्स हो जाए अब आपकी रीडिंग. ठीक है, फिर उसने वो 2 ग्राम क्या करना है, बीकर में डालना है, फिर दोबारा से उस एम्प्टी वेइंग बोर्ड को दोबारा से रीवे करना है, क्योंकि हो सकता है कि उस वेइंग बोर्ड में वट एवर योर वेइंग बोर्ड इज, उसमें हो सकता है मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी 0.1 ग्राम उसी में रह गए हो, पीछे रह गए हो. राइट, सो आपको एक्यूरेट मास चाहिए कि आपने 2 ग्राम ट्रांसफर, अगर 1.99 ग्राम्स भी गया है, अगर 0.01 ग्राम्स पीछे रह गया है, तो वो आ जाए आपके पास. ठीक है, क्योंकि हो सकता है वेइंग बोर्ड में से पूरी तरीके से पाउडर ना जा सके. दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी. So that's why we are first weighing it with the brass, we're transferring the brass, then reweighing it to see if completely everything has been transferred. अगर नहीं हुई है ट्रांसफर तो अपना मास उस हिसाब से अपडेट कर देंगे, and that will be that. दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, एज आई सेड, जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो वो लिखो जरूर. एंड टेबल कैसे बना, मास ऑफ वेइंग बोर्ड प्लस ब्रास, मास ऑफ वेइंग बोर्ड, एम्प्टी वेइंग बोर्ड, एंड मास ऑफ ब्रास एडेड. वेरी इंपॉर्टेंट अदर थिंग इज दीज थिंग्स, ये मैं फालतू में लिख रहा हूं. इट्स नॉट टू जस्ट बी नीट ऑन माय साइड, इट्स टू टेल यू कि आपने भी लिखना है. अगर आप लिख रहे हो मास ऑफ वेइंग बोर्ड प्लस ब्रास, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ इट, ग्राम्स. व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ इट, ग्राम्स. व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ इट, ग्राम्स. जो भी यूनिट्स हैं वो स्लैश करके ग्राम्स लिखा करो, व्हाट एवर इट इज, यू हैव टू राइट इट डाउन. ये भूलोगे ग्राम्स, या फिर मार्क्स कटेंगे. ठीक है, सो राइट एवरीथिंग अप्रोप्रिएटली एंड अकॉर्डिंगली. एनी प्रॉब्लम्स विद दिस आंसर? ओके, suggest why it is necessary to do step 2 in a fume cupboard. बोल रहे हैं step 2 ये fume cupboard में करना है. Why do you think it is being done in a fume cupboard? अलवा afterwards भी तो measure कर रहे हो ना weighing board का mass. NO2 is toxic. Yes, it is shown to you over here. NO2 is produced and NO2 is a toxic gas. You have to do this in a fume cupboard. So let's write this over here.
NO2 is a toxic gas. Outline how the student should carry out step 3. Include the name and capacity of the suitable piece of apparatus in which solution B should be prepared. Step 3 क्या है? Dilute all of solution A to form exactly 250 cm cube of solution B. कैसे करेंगे हम ये? बीकर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वही बीकर को वॉश करके रिंस करके उसकी ट्रांसफर करनी है वॉशिंग्स, ठीक है। फिर 250 सेंटीमीटर क्यूब तक पानी डालना है, ड्रॉपर के साथ ऐड करना है पानी टू नियर द 250 cm क्यूब मार्क टू मेक श्योर दैट देयर इज नो इनकंसिस्टेंसीज इन दैट, ठीक है। तो हमने काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप मैंने आपको अभी तक जो भी पेपर्स दिखाए ना, ये सारे डिफरेंट साल के पेपर्स थे, ठीक है। दीज आर नॉट ऑफ 1 ईयर, या ये 2 ही सवाल नहीं है उस पेपर में से, ये सारे डिफरेंट ईयर्स के हैं और हर ईयर में ये सवाल आता है। सोल्यूशन कैसे बनेगा, ठीक है, सोल्यूशन आप कैसे बनाओगे, ठीक है। अब मैंने इस आंसर के अलावा आपको थोड़ी बहुत और डिटेल्स भी बताई जो हम डिस्कस करते हुए, तो ये मत समझना यहाँ पे मैंने 2 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर कि यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड था, कि कोई बच्चा अगर यहाँ पे ये भी लिख दे सर ड्रॉपर के साथ मैं 250 cm क्यूब मेक श्योर करूंगा, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स ही मिलेंगे उस पर, ठीक है। देयर विल बी नो नथिंग रॉन्ग। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी एग्जामिनर की, यू कैन राइट अ लिटिल बिट मोर देन दैट एज वेल, ठीक है, वो भी लिखा जा सकता है, ड्रॉपर वाली चीज भी लिखी जा सकती है इसमें, ठीक है। अच्छा, बट दीज आर द नेसेसरी थिंग्स, ये नहीं मिस होनी चाहिए यहाँ पे। नेम द apparatus needed to transfer B into conical flask in step 4। हमें जो है वो B को conical flask में डालना है। स्टेप 4 में 25 cm क्यूब कैसे डालेंगे conical flask में? पिपेट, राइट, इट मस्ट बी अ पिपेट, 25 cm क्यूब का पिपेट होगा। सो लेट्स राइट दिस डाउन, यू नीड अ पिपेट। Yep. State how the student would know there was no more acid present in mixture in step 5। स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्टेप 5 में और एसिड प्रेजेंट नहीं था? वेरी गुड हाला, हाला मुझे लग रहा है पीडीएफ पहले से पढ़ी हुई है, ये पहले से पूरा करे हुए, नो एफर्ट, ठीक है, बाकी बच्चों को भी आ रहा है समझ, वेरी गुड, दैट्स गुड। Na2CO3 क्यों डाला? व्हाई नॉट एनी अदर कंपाउंड? सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल करने का मकसद ही यही था ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस बंद हो जाएगी, सो व्हाट डू यू थिंक, यही होगा ना कि मतलब सारा एसिड खत्म हो गया, कार्बन अब सोडियम कार्बोनेट एक्सेस में हो गया, एसिड पूरे तरीके से खत्म। सो हाउ कैन आई बी श्योर? मुझे यहाँ पे कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू ऐड एनी फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज और मुझे कुछ नहीं है, मैंने सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल ही इसलिए किया ताकि एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रुक जाए जब मेरा पूरा का पूरा एसिड कंप्लीटली यूज अप हो जाए। ये बात समझ में आई सबको? दैट्स गुड। अच्छा, मैं बहुत तंग नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जो है वो चीजें पूछनी है। आई एम रिलाइंग ऑन यू गाइस कि अगर कोई किसी को चीज समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेगा, ठीक है। आई एम रिलाइंग ऑन यू गाइस। मैं अभी फिलहाल आई कांट पॉइंट आउट टू एवरीवन एक एक करके, थोड़ा सा हमें जो है वो थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी करनी चीजें। सो आई होप यू गाइस एक्नॉलेज दैट, और कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, डोंट वरी अबाउट, पूछने पे कुछ नहीं होगा। The student is given 200 cm cube of 0.1 mol per dm cube Na2H2O3 aqueous. Outline how the student should use this solution to fill the burette in step 7 so it is ready for titration. Include any relevant procedures the student should follow to ensure the burette is correctly filled before any readings are taken। तो मैंने आपको burette के बारे में क्या क्या बताया था, कौन कौन सी चीजें आपको मेक श्योर करनी होती है? वेरी गुड मनाल। वॉश विद सॉल्यूशन, rinse। First of all, you always need to rinse. You first rinse it with distilled water, then rinse it with sodium thiosulfate। That is very very important। आपने जिस चीज से ब्यूरेट को भरना है उस चीज से आपने ब्यूरेट को धोना भी है। You have to wash the burette or rinse the burette with sodium thiosulfate, ठीक है। फिर क्या करेंगे? आप सोडियम थायोसल्फेट भरेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू ओपन द टैप अ बिट सो दैट whatever air is trapped वो भी बाहर निकल जाए before you take any readings। very 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 important, ये दो steps बहुत important है ब्यूरेट की इस्तेमाल में। so let's also write this down। use funnel to prevent air bubbles। you can write के transfer the solution using funnel, वो भी एक extra valid point है, but these 2 points are the main points, ठीक है। ये बहुत main points है, ये आपके आंसर में जरूर होने चाहिए।
Rinse the burette with Na2H2O3 and then fill the burette with it. After filling, allow some solution to drain out to remove air, or open the tap a little while so that the air is removed from the burette. Wordings कुछ भी हो, कोई मसले की बात नहीं है, बातें ये दोनों आपके आंसर में क्लियर होनी चाहिए. अच्छा, moving onwards, the titration table, the titration table the student used is shown. Complete the table and calculate the mean titer to be used in calculating the percentage of copper and brass. Show your working. हाँ भाई, कैसे करेंगे इसकी वर्किंग? कौन से दो टाइटर्स मैं इस्तेमाल करूं? पहले तो हमें फाइनल माइनस इनिशियल माइनस करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स डू दिस. 20.5 माइनस 0.0, दिस इज 20.50. नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास? 40.25 माइनस 20.60, ये क्या हो जाएगा? आई हैव नो आइडिया. 19.65, ठीक है. फिर क्या है? 19.90, तो ये हो जाएगा 19.90, और ये क्या आएगा? 19.75 आएगा, ठीक है. इट शैल बी 19.75. Which two readings should I choose? 1 and 3, the concordant readings. You will always choose concordant readings that are within 0.1 cm cube का difference with each other. 19.65 and 19.75 हम choose करेंगे. 19.65 plus 19.75 divided by 2 to work out our average. So I believe 19.7 आएगा, if I am not wrong. Yep, 19.7 आएगा. इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे 19.70, ठीक है, बिकॉज आपने एवरेज लिया दोनों क्वांटिटीज का. अभी भी आपके पास यहाँ तक आएगी वैल्यू, ठीक है. डोंट मेक इट 19.7. कैलकुलेटर आपको 19.7 ही देगा. ये आपने दो डेसिमल आपने अंदर रखी है. The burette used by the student has graduations of 0.1 cm cube. Determine the percentage uncertainty in the titer measured in titration 2. So one question, why do not we use mic to speak in class? The reason for that is, why don't you use a mic? सबसे पहले मैंने earphone लगाया भी नहीं है. First reason is this. दूसरी बात ये है कि माइक में जब एक बच्चा बात कर रहा होता है तो ये होता है कि फिर दूसरे बच्चे जो है ना वो चुप करके बैठ जाते हैं. ये मसला होता है काफी. So therefore I ask you guys to type in the chat. Why not allow you to guys to speak in the mic? माइक खोल के इस्तेमाल कर सकते हो जब मेरे earphones लगे हो. पहले मैं करता, लेकिन फिर बच्चे जो है ना और बाकी बच्चे चुप करके बैठ जाते हैं, फिर मजा नहीं आता उसमें. तो सब बच्चे यही देख रहे हैं, ये बच्चे जवाब देगा, इसी बस यही होगा. फिर वही बात हो जाती है कि टॉपर जो है वो क्लास का जवाब दे रहा होता है. अच्छा, the burette used by the student has graduations 0.1 cm cube. Determine the percentage uncertainty. अब percentage uncertainty कैसे निकलेगी? I told you about the burette that, अच्छा देखो, burette की uncertainty क्या होगी? Burette की uncertainty होगी half the smallest graduation. It shall be 0.0005. So it shall be 0.05. This is the uncertainty. लेकिन एक बात आपने ख्याल रखना है इस बात का इधर. व्हाट इज द ख्याल ऑफ दिस बात कि ब्यूरेट पे से जब आपने रीडिंग लिए तो आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया है. आपने दो रीडिंग्स की मदद से आपने क्या निकाला है? आपने अपना फाइनल टाइटर निकाला है. तो अनसर्टेनिटी आपकी 0.05 प्लस 0.05 0.1 ही हो जाएगी. वी हैव कवर्ड दिस. व्हेनेवर यू यूजिंग टू वैल्यूज टू कैलकुलेट आउट द अनसर्टेनिटी, ठीक है, माइनस के थ्रू कर रहे हो या प्लस के थ्रू कर रहे हो, तो वो अनसर्टेनिटी एड अप हो जाती है. ब्यूरेट की अनसर्टेनिटी आ रही है, लेकिन मैं लूंगा ग्रेजुएशन ही वाली. आई टेक द ग्रेजुएशन वाली ही चीज. So that shall be 0.10 divided by हमारा 19.7. Sorry, titration number 2 है, my bad. Titration number 2 is 19.65. एक सेकेंड, am I correct? Titration number 2 19.90 है. Yeah, 19.90. 19.90 into 100% to give me the value of my percentage uncertainty. 0.5025. 0.5025, और मैं इसको कितना दे दूंगा? ओके. परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरी वैल्यू जो है वो ये वाली, वेल इट्स एक्चुअली 4 सिग्निफिकेंट. नहीं, कौन सी है? ये वाली 90. हाँ, इसको 4 सिग्निफिकेंट. इसको हम ऐसे भी दे सकते हो, 0.5025 भी दे सकते हो, इसको 0.503 भी दे सकते हो. कोई मसले की बात नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, other than a change in apparatus, suggest one change to the experiment which would lead to a reduction in the percentage uncertainty.
0.10 अलमा, ये 0.10 जो है, ठीक है, दिस थिंग, ये इसकी तुम लोगे एज योर, क्या कहोगे इसको, दिस इज इन्फिनिट सिग्निफिकेंस, ठीक है, मतलब ये 0.10 तुम्हें पता है ग्रेजुएशन यही है, ठीक है, तो इसमें हम अनसर्टेनिटी नहीं लेंगे, यू जस्ट लुक एट दिस वैल्यू ऑफ योर प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, other than a change in apparatus, suggest one change to the experiment which would lead to a reduction in the percentage uncertainty in the measured titer. तो measured titer के अंदर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी मजीद कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? वेरी गुड हाला। लार्जर वॉल्यूम, पैरेलल अनसर्टेनिटी, देखो हमने अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर दिया, वी वांट टू रिड्यूस द परसेंटेज एरर। इफ यू लुक एट दिस, परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिड्यूस कैसे हो सकती है? अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं, इफ आई इंक्रीज द डिनोमिनेटर देन आई कैन रिड्यूस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी इस बात का मतलब क्या हो गया? आई नीड टू यूज लार्जर वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो क्या होगा? मेरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाएगी फर्दर और मजीद कम हो जाएगी, ठीक है, व्हेन आई यूज अ लार्जर वॉल्यूम, व्हेन आई इंक्रीज द डिनोमिनेटर। और लार्जर वॉल्यूम कैसे यूज होगा? अगर मैं सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को ड्रॉप कर दूं, ठीक है, बिकॉज ये मेन टाइटर क्या है? टाइटर यही है ना, सोडियम थायोसल्फेट ही है ना। तो अगर मैं सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को ड्रॉप कर दूं, अगर मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं, तो अब मुझे उसका ज्यादा वॉल्यूम लगेगा टू गेट माई titration results. So now the answer is going to be what you can say, use less concentrated sodium thiosulfate solution. Right? Is this clear? लेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? आपका ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे और आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाएगी। पक्की बात है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को भी? देयर आर सम पीपल वेरी वेरी क्वाइट। रानी समझ में आ रहा है? मुजतबा व्हाट आर डूइंग ओवर हियर मेरा बच्चा? तुम्हारी क्लास की चल रही। और लकी, व्हाई सो क्वाइट? कैन यू रिपीट वंस मोर? आई कैन रिपीट वंस मोर, एक सेकंड रुको, रिपीट कर दूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अच्छा, रिपीट करने का क्या है? बेसिकली देखो, हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिड्यूस करनी है, मुझे मतलब ये वाली वैल्यू रिड्यूस करनी है। आई वांट टू रिड्यूस दिस वैल्यू, ठीक है, नहीं नहीं 4 बजे नहीं है, 4:30 बजे। आई वांट टू रिड्यूस दिस वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू कैसे रिड्यूस होगी? ये वैल्यू अगर मैं इंक्रीज कर दूं, इफ आई इंक्रीज दिस वैल्यू तो क्या होगा? इनवर्स रिलेशनशिप, इफ आई इंक्रीज दिस इज गोइंग टू डिक्रीज। ऐसे ही होगा ना मरियम? ठीक है। अब हम ये जबरदस्ती खुद से तो नहीं बढ़ा सकते ना, मतलब ऐसा तो नहीं मैं खुद ही ब्यूरेट में से वॉल्यूम ज्यादा डाल दूं, भाई टाइट्रेशन की वॉल्यूम तो वही आएगी। तो अब मैं चेंज क्या करूंगा? आई विल लेस कॉन्सेंट्रेट माई सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिरा दूंगा। आई विल रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन सो दैट द वॉल्यूम हैज टू इंक्रीज। अगर मेरे मोल्स कांस्टेंट हैं, तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन गिरा दूंगा तो मेरी वॉल्यूम इंक्रीज मुझे करनी पड़ जाएगी। So I can use less concentrated sodium thiosulfate solution so that I get more volume of the titer over here, और उसकी वजह से मेरी परसेंट एनर्जी और ज्यादा डिक्रीज कर जाए। समझ रहे हो इस बात को? ओके, देयर इज आल्सो वन मोर थिंग दैट यू कुड हैव डन, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे कि आप ब्रास का 2 ग्राम का मास नहीं लेते, आप मास ऑफ ब्रास, नहीं लार्जर वॉल्यूम नहीं, लार्जर वॉल्यूम कैसे इस्तेमाल करोगे मुर्तजा? ब्यूरेट में से टाइट्रेशन का एंड पॉइंट तो उसी वॉल्यूम पे ही आएगा ना, अगर तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन वही है। सो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन गिराना पड़ेगा ताकि तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ जाए, राइट? तुम ब्यूरेट में से तो ऑल्टर नहीं कर सकते ना वॉल्यूम, ब्यूरेट तो वही वॉल्यूम देगा ऑन द टाइट्रेशन। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरा, यू कुड हैव आल्सो रिटन यूज मोर मास ऑफ ब्रास। आप ये भी लिख सकते थे कि यूज मोर मास ऑफ ब्रास, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि भाई देखो 2 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 19.90 लगा। अब अगर आप फॉर एग्जांपल 4 ग्राम इस्तेमाल करते तो हो सकता है 38 या 39 सेंटीमीटर क्यूब लगता। ऑटोमेटिकली ज्यादा मास ऑफ ब्रास जब इस्तेमाल करोगे तो मोल्स ऑफ ब्रास भी बढ़ जाएंगे, मोल्स ऑफ व्हाटएवर दैट इज बीइंग टाइट्रेटेड वो भी बढ़ जाएंगे, और उसकी वजह से आपको वॉल्यूम भी ज्यादा लग जाएगा। सो दिस हैज टू आंसर्स, either write this use less constant H2O3 solution, or either say use more mass of brass. More mass of brass is going to require more volume of sodium thiosulfate to neutralize. Is this clear? Okay, आगे चलूं? कोई कंफ्यूजन किसी और को? ओके, थैंक यू अलीना। स्टेप्स 1 to 8
were repeated, this time using 1.88 grams of brass. The end point of the titration was found to be 16.50 cm cube. काफी स्टार्क डिफरेंस है, खैर बहरहाल कुछ और मसला भी हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट में. द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑकरिंग आर शोन. स्टेप 1 ये हो रही है, इक्वेशन 2 आपको दी हुई है. डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स I2 formed when excess potassium iodide was added to 25 cm cube of solution B in step 6. Use the data from the repeated experiment in your calculations. अच्छा, अब दोबारा से पढ़ लेते हैं कि हमने करा क्या था, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हमने करा क्या था. हमने मास ऑफ ब्रास लिया था, ठीक है, फिर हमने उसको 20 cm क्यूब के साथ रिएक्ट किया था. रिएक्टेड विद 20 cm क्यूब concentrated nitric acid to get your this thing, the copper salt, ठीक है. Then we made it to 250 cm क्यूब. फिर हमने इसका 25 cm क्यूब का सैंपल लिया था, फिर हमने इसमें से एसिड खत्म किया, फिर हमने 20 cm क्यूब पोटेशियम आयोडाइड डाला था, और फिर हमने इसकी टाइट्रेशन करी है, ठीक है. सो वी डिड द टाइट्रेशन, सही है. तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1.88 ग्राम्स ऑफ ब्रास को क्या किया है, इन्होंने इसको रिएक्ट किया होगा विद इट्स नाइट्रिक एसिड व्हाटएवर, उन्होंने इसको रिएक्ट किया विद नाइट्रिक एसिड और फिर इसका 250 cm क्यूब का सॉल्यूशन बना दिया होगा, ठीक है. फिर उसके बाद इसका 25 cm क्यूब का सॉल्यूशन लेके उन्होंने क्या किया है, फिर उन्होंने उसको मतलब जब आपके पास फिर उन्होंने उसको पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया है 25 cm क्यूब के सॉल्यूशन को, and then what they did was they titrated it with this thing, ठीक है. अब चलते हैं वापस इधर. तो determine the number of moles of I2 formed when excess Ki was added to 25 cm cube of solution B in step 6. solution B क्या था भाई, इसने कंफ्यूज कर दिया इनको. solution B is the 25 cm cube वाला सैंपल, ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली क्या होगा, हम सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स निकालेंगे, सोडियम थायोसल्फेट से हम आयोडीन के निकालेंगे, आयोडीन से फिर हम अपने फाइनल जो भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके निकालेंगे, राइट. सो मेरा जैसी भी वर्किंग हो, मुझे पहले तो सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स निकालने. सो लेट्स वर्क दैट आउट. सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स वो क्या आएंगे. अच्छा, सोडियम थायोसल्फेट का हमारा जो वॉल्यूम लगा है वो है 16.50 cm क्यूब, और सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन ये रही 0.1 मोल पर डीएम. So I can work out concentration into volume. 0.1 into 16.5 into 10 power minus 3. What is the moles working out to be? (1.65 into 10 power minus 3). Thank you, Murtaza. These are working out to be the moles of sodium thiosulfate. मुझे पता है 2:1 का रेशियो है, इसका मतलब I2 का क्या हो जाएगा, N of I2 formed shall be half of this. So 1.65, 1.1 कहां से आया, यहां से, इधर लिखा हुआ 0.1 Na2H2O3 इस्तेमाल कर रहे हो, और ने बोला है इसका टाइट्रेशन का जो वॉल्यूम है वो 16.5 आया है, ठीक है अब्दुल्ला. ये लिखी हुई इधर स्टेप 8 में. ठीक है. अच्छा, N of I2 will be, अगर ये 2 है तो 1 होगा, यानी मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना है. सो हाफ इंटू 1.65 इंटू 10 पावर माइनस 3. दिस इज वर्किंग आउट टू बी 8.25 इंटू 10 पावर माइनस. थैंक यू मुर्तजा. So the moles of I2 formed is 8.25 into 10 power minus 4. ठीक है. I2 जो फॉर्म हुए फिर वो सोडियम थायोसल्फेट रिएक्टिव है ना, तो हमने बैकट्रैक कर लिया, मुझे पता चल गया आयोडीन के कितने मोल्स यहाँ पे फॉर्म हुए थे. यहाँ पे इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग दैट इज नॉट, यू आर नॉट गेटिंग. रमीजा, आपको समझ में आ रहा है? Use your answer to H1 to determine the mass of Cu2 plus ions in solution A, and therefore the percentage of mass by mass of copper in this sample of brass. If you were unable to obtain an answer to H1, assume the number of moles of I2 to be 8.85 into 10 power minus 4 moles. This is not the correct value. अच्छा, अब आपने क्या निकाल लिया है, आपने ये निकाल लिया है कि मेरे पास आयोडीन के इतने मोल्स थे जो यहाँ पे रिएक्ट करे हैं. ये कहां से आए हैं? वी ऑल नो दिस मस्ट हैव कम फ्रॉम ओवर हियर. अगर प्रूफ चाहते हो तो आप क्वेश्चन में अपनी जाके स्टोरी दोबारा से पढ़ो. स्टेप 6 में क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया है इन कॉपर 2+ के सॉल्यूशन में. पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया है कॉपर 2+ के सॉल्यूशन में, तो वो कह रहे हैं रिएक्शन हुआ. फिर उसके बाद उन्होंने उसको टाइट्रेट किया, राइट. सो व्हाटएवर I2 वाज रिलीज्ड दैट केम फ्रॉम स्टेप 6, उसको तुमने टाइट्रेट कर दिया.
यानी इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 8.25 इंटू 4 मोल्स आ रहे हैं आयोडीन के, तो हमारे पास यहाँ पे भी 8.25 इंटू 10⁻⁴ मोल्स ये होंगे आयोडीन के। आई वॉन्ट टू वर्क आउट what is the moles of Cu2 plus? We can see 1:2 का रेशियो है, तो मैं दोबारा से अपनी वर्किंग कर सकता हूँ 1:2 का रेशियो लगा के मैं Cu2 plus के भी मोल्स निकाल सकता हूँ। How can we do that? The N of Cu2 plus shall equals to, because this is 1:2 का रेशियो, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा मोल्स ऑफ I2 को। So I'll have to multiply 2 into 8.25 into 10⁻⁴, and that works out to be 1.65 into 10⁻³ moles। ठीक है, मैंने Cu2 प्लस के मोल्स निकालनी है जो मेरे पास क्या है 25 cm³ के सैंपल में थे। ठीक है, सो आई हैव वर्कड आउट दिस, हाउ मेनी Cu2 प्लस रिएक्टेड विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड ने अब Ki नहीं लिखा, उन्होंने I- लिखा हुआ है, I- रिएक्टिंग विद Cu2 प्लस। सो बाय वर्किंग आउट हाउ मेनी पोटेशियम आयोडाइड वर्क विद दिस, मुझे पता है इतने I2 थे, मैंने निकाल लिया Cu2 प्लस कितने और। आई नो हाउ मेनी Cu2 प्लस आर इन 25 cm³ ऑफ द सैंपल। Cu2 प्लस कहां थे, ये रहे ना, ये जो चीज है ये रिलीज करी ना Cu2 प्लस, द कॉपर सॉल्ट इज गोइंग टू रिलीज Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस आ रहे हैं कॉपर सॉल्ट से। ठीक है, इसका पहले आपके पास 250 cm³ का पोर्शन था, आपने इस 250 से निकाला है 25 cm³ का पोर्शन, और इस 25 cm³ के पोर्शन को आपने रिएक्ट कर दिया है विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, सो राइट नाउ द मोल्स ऑफ Cu2 प्लस दैट यू हैव गॉटन, दिस मोल्स ऑफ Cu2 प्लस इज इन, इट इज इन 25 cm³। ये आपने 25 cm³ में निकाला है जो आपके पास मोल्स आ रहे हैं। हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं सोल्यूशन ए में निकालें। सोल्यूशन ए क्या था, सोल्यूशन ए हमारा 250 cm³ का था, नहीं सोल्यूशन ए जो था, हाँ सोल्यूशन ए जो था वो हमारे 250 cm³ में हमने बना दिया था। सो आई नीड टू वर्क आउट, अगर मेरे पास 25 cm³ में इतने थे तो 250 cm³ में कितने होंगे, जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन था। लेट्स वर्क दैट आउट। सो 25 cm³ में मेरे पास 1.65 इंटू 10⁻³ है, 250 cm³ में मेरे पास x होंगे। we're going to use unitary method and I work out that x equals to क्या हो जाएगा 0.0165, 0.0165 moles in 250 cm³। ठीक है, 0.0165 moles I am getting in 250 cm³। ठीक है, अच्छा अब मुझे भैया अब ये 250 cm³ में मोल्स कहां से आए थे, where did I get these 250 cm³ वाले मोल्स। मुझे ये 250 cm³ के मोल्स मिले हैं when I dissolved the brass in water। ब्रास का जो भी पाउडर था वो मैंने नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया था। ठीक है, जब मैं नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया था तो मेरे पास ये रिएक्शन हुआ था, राइट। आई नो दैट इसका और इसका 1:1 का रेशियो है, यानी जो मेरे पास Cu2 प्लस के आयंस हैं, हाउ मेनी मोल वॉट एवर दी मोल्स ऑफ Cu2 प्लस आई हैव गॉटन, दैट मींस मेरे पास उतने कॉपर के भी मोल्स होंगे, 1:1 का रेशियो है। सो वी ऑल्सो नो दैट दी मोल्स ऑफ कॉपर सॉलिड इज इक्वल्स टू 0.0165। और मुझे बोला है अब मास निकाल दें कॉपर का कितना था। दे आर आस्किंग यू टू वर्क आउट व्हाट वाज द मास ऑफ द कॉपर। सो लेट्स आल्सो वर्क दैट आउट। मास विल इक्वल्स टू क्या होता है, moles into mr यार, right? So we'll do that this mole into mr. So now we will multiply, okay, एक काम करना 0.0165 into 63.5। let me complete this question, फिर मैं इसको over। अरे बाबा चलो Cu2 प्लस का ही लिख देते हैं। मतलब बेसिकली वो तुम्हें बताना क्या चाह रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट आर दे वांटिंग टू डू अल्मा, वो यही चाह रहे तुम Cu2 प्लस का मास निकालोगे, वो ये तुमसे बोलना चाह रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि Cu2 प्लस का जो मास आया वो कहाँ से आया होगा, Cu सॉलिड से ही आया होगा ना। सो यू शुड नो दैट दे आर बेसिकली आस्किंग यू फॉर द सॉलिड का ही मास। Cu2 प्लस आयंस का तुम मास निकालोगे अल्मा, वो क्या आएगा, सॉलिड का ही मास आएगा ना। तुम 63.5 लोगे, तुम पूरा आयन नहीं लोगे, पूरा वो चीज नहीं लोगे, सॉल्ट नहीं, सिर्फ Cu2 प्लस वाला पार्ट ले रहे हो। ठीक है, so that is working out to be as 1.048 grams। 1.048 ग्राम्स आ गया हमारे पास यहां तक। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमने इसकी परसेंटेज बाय मास निकालनी है। तो आपने कितना डाला था, आपने 1.88 ग्राम्स इस्तेमाल किया था, यू यूज 1.88 ग्राम्स। सो बेसिकली 1.048 डिवाइडेड बाय 1.88
into 100 is going to be your percentage composition of copper in your brass sample, which is working out to be 55.7 exact 55.73%. So this is your answer. ठीक है, sorry 55.7 लिखने बस. So this is my final answer to this question. ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है because there is a lot of steps involved, बहुत सारी कहानी चल रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं. ठीक है, मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा आफ्टर आवर क्लास टुडे. ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने गो ओवर करना है और खुद से आपने पढ़ना है विद ऑल ऑफ द स्टेप्स दैट आई हैव डन. उसका सेंस बनाना है खुद से. इफ यू आर हैविंग अ बिट ऑफ ट्रबल कि सर ये क्यों कर रहे हैं, फिर एकदम से ये क्यों आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, मुझे पता है कुछ बच्चों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा. व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू आफ्टर क्लास, राइट आफ्टर क्लास, जैसे ही खत्म हो इस पीडीएफ को खोलोगे. ठीक है, पीडीएफ आपकी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डली है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, पीडीएफ वहीं पे है. ठीक है, वो खोलोगे, उसमें से ये वाला सवाल खुद से गो ओवर करोगे, ये सारे स्टेप्स पढ़ोगे दोबारा से, इसमें क्या क्या चीज लिखी हुई है, कौन सी चीज कब हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सब पढ़ोगे जो हमने किया. एंड देन जो है वो ये सारी चीजें देखोगे वॉट एवर इज हैपनिंग ओवर हियर, एंड देन यू आर गोइंग टू वर्क आउट कि भाई ये आंसर कैसे आ रहा है, क्यों हमने सारी वर्किंग क्यों करी. ठीक है, यू विल हैव टू डू दैट, ये आपको करना पड़ेगा आफ्टर क्लास. और उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, वो भी आपने करके आना है बिफोर द नेक्स्ट क्लास. मैं वो क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाऊंगा. A small percentage of silver is sometimes found in some brass alloys. In step 2, when concentrated nitric acid is added, silver metal is oxidized to silver ions Ag plus aqueous. At the end of step 6, the Ag plus aqueous ions no longer remain in solution. बोल रहे हैं स्टेप 2 में Ag ऑक्सीडाइज होता है, Ag प्लस बन जाता है. स्टेप 6 में Ag प्लस आयंस दोबारा फिर सॉल्यूशन में रहता है. स्टेप 6 है क्या? Step 6 is when you add potassium iodide. You're adding potassium iodide. So they are asking you when we're doing step 6, जब हम potassium iodide डाल रहे हैं सैंपल के अंदर, ठीक है, तो why is there no Ag plus ions left in the solution? तो why do you think Ag solution में से कहां जा रहा है? Where is the Ag going? वो बोल रहे हैं स्टेप 2 में Ag प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर Ag गायब हो जाता है सॉल्यूशन में से. Where do you think is going? सॉलिड बन रहा है, यस बिल्कुल ऐसे ही है. और फिर सॉलिड किस चीज में बन रहा होगा? AgI बन रहा है. इट्स बिकमिंग अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम आयोडाइड, राइट. यहाँ पे जो आयोडीन रिलीज हो रही होगी इन स्टेप 6, वो आयोडीन रिएक्ट कर लेती है विद Ag प्लस, और वो फिर AgI का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बाहर निकल आता है. व्हाइट तो नहीं होता, खैर येलो होता है जो मुझे याद पड़ रहा है. इट्स अ येलो प्रेसिपिटेट, तो वो येलो प्रेसिपिटेट आपके पास बाहर आ जाता है. सो वी आर गोइंग टू राइट दिस ओवर हियर. वी आर गोइंग टू से Ag plus reacts with iodine and precipitates out as क्या? As AgI. ठीक है, so the answer to this is this. It precipitates out as AgI. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन?